आती है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है हमारे स्टमक में होती है, वो जो है HCl के सिक्रेशन को ट्रिगर करता है। CCK जो है ना, इसके रिसेप्टर होते हैं जहाँ से जो है HCl सिक्रेट होता है, नहीं गैस्ट्रिन सिक्रेट होता है CC के रिसेप्टर से, और CC के रिसेप्टर से जब गैस्ट्रिन सिक्रेट होगा तो वो ट्रिगर करेगा HCl को, कहेगा HCl चलो आओ भाई। और दूसरा जो है वो एसिटाइल कोलिन। जैसे आप लोगों को पता है कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन होगी तो हमारे क्या होता है, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है तो हमारे क्या होता है, आपको पता है ना कि हमें भूख लगती है, तो यही वाला इसमें भी सिस्टम है। मतलब एसिटाइल कोलिन कह दें, एसिटाइल कोलिन अगर ज़्यादा होगा मतलब कोलिनर्जिक स्टिमुलस से भी जो है HCl बढ़ता है। और दूसरा क्या है, गैस्ट्रिन का बता दिया। तीसरा है बच्चों हिस्टामाइन रिसेप्टर जो होता है ना, हिस्टामाइन इन्हें कहते हैं H2 रिसेप्टर, ये होते हैं स्टमक में। वैसे जो हिस्टामाइन के जो रिसेप्टर है ना, ये 4 हैं, लेकिन जो स्टमक में है ना वो है H2 रिसेप्टर, और जो हमें एलर्जी करवाता है वो है H1 रिसेप्टर। ये आप लोगों को बात याद होनी चाहिए। उसके बाद जो है मतलब HCl जो रिलीज़ होता है स्टमक में, वो जो रिलीज़ होता है ना वो होता है M3 रिसेप्टर की वजह से। मतलब जो स्टमक पर रिसेप्टर जो होता है, मस्करेनिक रिसेप्टर जो होता है एसिटाइल कोलिन का स्टमक पे, वो होता है M3, सही है। लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे बुक में तो उस जगह M1 लिखा होगा, तो ये M1 के पीछे क्या है फिजियोलॉजी, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। देखें M3 जो है वो नॉर्मल, मतलब वहाँ से एसिटाइल कोलिन जो है हमारा रिलीज़ होता है, सही है। लेकिन जो मतलब एसिटाइल कोलिन का जो गैंग्लियन है ना, मतलब स्टमक में कौन सा रिसेप्टर प्रोड्यूस है, मैंने कहा M3 प्रोड्यूस है, सही है। लेकिन जो एसिटाइल कोलिन का जो गैंग्लियन है ना, जो लेके आ रहा है इसे, एसिटाइल कोलिन को लेके आ रहा है जिसकी वजह से HCl प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो है ना M1 है। तो इसलिए हम M1 कहते हैं, M3 नहीं कहते, क्योंकि देखें ना एसिटाइलिन कोलिन का जो गैंग मतलब जो सिक्रेट होता है वो होता है M1 रिसेप्टर की वजह से, जबकि स्टमक में जो है वो M3 रिसेप्टर है। इसलिए तो मतलब हम ऐसे कहेंगे कि जो गैस्ट्रिक एसिटाइल कोलिन का जो गैंग्लियन है वो सिक्रेट करता है एसिटाइल कोलिन विच ट्रिगर HCl बाय M1 रिसेप्टर। अगर आप लोगों को फिर भी ये बात समझ में ना आए तो आप इस बात को छोड़ें, बस आप लोग ये याद करें कि जो स्टमक में HCl एसिटाइल कोलिन का जो गैंग्लियन होता है वो M1 होता है, तो M1 ही प्रोड्यूस करवाता है, सही है। उसके बाद जो है मतलब ये आप लोगों को पता चल गया कि गैस्ट्रिन जो है गैस्ट्रिन जो है वो HCl को सिक्रेशन को ट्रिगर करती है, एसिटाइल कोलिन जो है वो HCl के सिक्रेशन को ट्रिगर करती है, हिस्टामाइन जो है वो HCl के सिक्रेशन को ट्रिगर करती है, और HCl प्रोड्यूस कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी जो हम बताएं कि अभी ये तो सारे मैं आप लोगों को कौन से बता रही हूँ, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ एग्रीवेटिंग फैक्टर, मतलब एग्रेसिव फैक्टर के बारे में बता रही हूँ ना। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी तो होंगे ना जो मतलब इसकी सिक्रेशन को कम करें, जो इसकी सिक्रेशन को कम करता है HCl की, मतलब ऐसे फैक्टर जो HCl की सिक्रेशन को कम करें उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिंग फैक्टर। प्रोटेक्टिंग फैक्टर, अब प्रोटेक्टिंग फैक्टर जो हैं इनमें हमारा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या आता है PGE2, क्या आता है हमारा PGE2 मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन, सही है। तो अब आप मुझे खुद बताएं जो मतलब पेप्टिक अल्सर है उसे हम ट्रीट कैसे करेंगे। देखें ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजी यही होती है, जो चीज़ हमें इरिटेट करे हम उस जगह से दूर चले जाएं। तो अब दूर हम कैसे जा सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब देखें दूर जाने के ना काफ़ी तरीके हैं, सही है। एक तो ये है जो हाइड्रोजन आ रही है और पोटाशियम जा रही है, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो अंदर ना आए और पोटाशियम बाहर ना जाए। अगर पोटाशियम बाहर नहीं जाएगी और हाइड्रोजन अंदर नहीं आएगी तो HCl की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। ये जो मैंने आप लोगों से ये वाली जो बात बोर्ड पे समझाई है, अगर हाइड्रोजन ना आए पोटाशियम ना जाए तो मतलब क्या होगा, HCl कम बनेगा,
तो मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पंप इनहिबिटर या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसे हम कहते हैं पीपीआई, सही है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं जो गैस्ट्रिन है, जो सीसी के रिसेप्टर पे एक्ट करके वो HCl की सिक्रेशन को ट्रिगर कर रही है, तो हम क्यों ना कोई ऐसी चीज़ दें जो गैस्ट्रिन को इनहिबिट करें और जिसकी वजह से HCl ट्रिगर ही नहीं होगा। HCl अगर ट्रिगर नहीं होगा तो इम्बैलेंस भी नहीं होगा, समझे इस बात को। और दूसरा क्या है, M1 ब्लॉकर दे दें जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से भी मतलब क्या हो, HCl की प्रोडक्शन जो है वो ट्रिगर ना हो। H2 ब्लॉकर दे दें जिसकी वजह से हिस्टामाइन रिलीज ना हो, एसिटाइल HCl की सिक्रेशन ना बढ़े, तो मतलब अल्सर नहीं होगा, क्योंकि इम्बैलेंस है ना भाई। अगर बाइकार्बोनेट जो है वो उतनी ही है लेकिन HCl बढ़ रहा है, अगर HCl बढ़ रहा है तो हम HCl की प्रोडक्शन को कम कर दें तो बैलेंस हो जाएगा ना, इम्बैलेंस तो नहीं रहेगा ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात। ऐसे ही मैं कह रही हूँ। या तो मतलब हम M1 ब्लॉकर भी नहीं दे रहे, सही पेप्टिक अल्सर के लिए, H2 ब्लॉकर भी नहीं दे रहे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी नहीं दे रहे, गैस्ट्रिन इनहिबिटर भी नहीं दे रहे, तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन दे दें। वो HCl की सिक्रेशन को खुद ही सप्रेस करेगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टिंग फैक्टर में आता है भाई, समझ रहे हैं ना। कि जो पेप्टिक अल्सर है उसकी स्ट्रेटजी जो है वो 5 क्लासेस में है। या तो हम M1 को ब्लॉक करें, M1 को ब्लॉक करके मिस क्या होगा, ये होगा बेटा कि एसिटाइलकोलिन जो है ना वो ट्रिगर हो रहा है, सही है। वो ट्रिगर किसे कर रहा है, HCl को ट्रिगर कर रहे हैं। जब हम एसिटाइलकोलिन को ही बंद कर देंगे तो HCl ही नहीं बनेगा, सही है। तो H2 को ब्लॉक कर दें, हिस्टामाइन भी तो रिलीज करवा रहे हैं ना। PGE2 को ब्लॉक कर दें, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दें या गैस्ट्रिन इनहिबिटर दे दें,